अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आज हमारी है फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास के अंदर जो है ना थोड़ी सी चीजें पहले हम एक तो अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड देन फिर आपके पास जो है वो जो कोर्स कंटेंट है हमारा, पेपर किस तरीके से आता है, क्या आएगा पेपर में, किस तरीके से आएगा, तो इंशाल्लाह उसके बारे में आज बात करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लाइव क्लास का मतलब जो है ना वो हमारे पास सबसे पहले आपने ये समझना है कि लाइव क्लास इज जस्ट लाइक अ फिजिकल क्लास। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे ना तब तक आप क्लास में एंजॉय करके नहीं पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि किताबें कॉपियां अपने सामने रखनी है, और जो है ना चीजों को नोट भी करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जो चीजें मैं आपको बताऊं उसको लाजमी जो है ना आपने अपने पास नोट डाउन करके रखना है। मतलब जिस तरीके से आप एक फिजिकल क्लास में पढ़ रहे होते हैं उसी तरीके से आपने यहाँ पर भी इंटरेस्ट शो करके पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हमारे पास जो छाजाओं का प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के लिए जो है वो इस दफा 9 और 10 की लाइव क्लासेस को शुरू कर रहा है कि 9 के अंदर और 10 के अंदर जो हमारे पास जो पूरी टेक्स्ट बुक है उसको हम कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह आप लोग इसको भरपूर तरीके से एंजॉय भी करेंगे, और इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए, जो 9 की क्लास होती है ना हमारे पास, तो बच्चे होते हैं छोटे मासूम बच्चे होते हैं बेचारे, ठीक है। तो उनकी बेस यहाँ से बनना शुरू होती है कि बेस बनने का मतलब ये होता है कि कुछ बच्चों को 2 साल के बाद भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता। तो यहाँ पर जो है ना आप जब बेस आपकी बन जाती है ना अच्छी, तो वो चीज आपको अच्छी लगने लगती है। कोई चीज अगर समझ में आ रही हो और समझ में आने के साथ साथ वो आपसे हो भी रही हो, तो उसके लिए आपको ना बहुत मजा आता है करने में। तो जब आपकी बेस बहुत अच्छी बनी हुई होती है ना मैथ्स के अंदर, तो आप आगे चल के चीजों को बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अब मैथ्स के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जाता है कि आगे जाके अब अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं, तो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने के बाद जो है ना मैथ्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, ये बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जैसे आजेब नईम है, अब्दुल हादी है, आयजा है, अंशरा है, आयशा है, एहसाम है, फातिमा है, माज है, अबीर है। ठीक है, मैं सबके नाम लूंगा और मुझे सबने रिप्लाई करना है। मतलब इस क्लास को आपने ऐसे रखना है कि मैं आपके सामने मौजूद हूं और आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, तो क्लास में पढ़ने में आपको मजा आएगा, वरना फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बंदा क्लास में बैठता है ना तो उसको अटेंशन चाहिए होती है कि भाई टीचर मुझसे पूछे तो, ठीक है। तो लाइव क्लास के अंदर मैं आप सबसे बात करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे बात करूंगा, सबको जवाब दूंगा, सब सवाल कर सकते हैं मुझसे। मतलब जो आपको सवाल पूछना है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप बिल्कुल मुझसे कर सकते हैं। वहीदुल हम्माद सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, ठीक है। सुनैना, फरीद, मुस्कान, अलीम, बेटा सब ने जो है ना बिल्कुल ओके हो गए रहना है भाई। और अपनी चीजें जो है ना अपने सामने रखनी है, ठीक है। कॉपी कॉपी सामने हो, किताब सामने हो, ठीक है। तो आज तो इंशाल्लाह मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर कुछ चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लास में। तो सबसे पहली चीज जो है वो कि छाजाओं के अंदर हम 9 और 10 की क्लासेस को आज से स्टार्ट कर रहे हैं, 9 की क्लासेस भी और 10 की क्लासेस भी। तो इंशाल्लाह सबसे पहली जो हमारे पास चीज है वो ये है कि भाई आपके पास जो है ना छाजाओं के अंदर आपको क्या क्या चीजें जो है ना मिलती हैं। अब देखो, छाजाओं के अंदर ना हमारे पास जो हमारा छाजाओं का प्रैक्टिस जोन है या छाजाओं के अंदर जो प्लेटफॉर्म है हमारा, वो क्या है, वो फीचर्स उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। हमारे पास एमसीक्यूज हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, लाइव एनालिटिक्स हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, सब्जेक्ट टेस्ट हैं, ग्रैंड टेस्ट हैं। ये सब आपको छाजाओं पे मिलते हैं। तो छाजाओ जो है ना वो एक्चुअली में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको सारी चीजें आप घर बैठे कर सकते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, पहले भी हमने ये ऑनलाइन का प्रोग्राम किया है, और इस ऑनलाइन के प्रोग्राम के अंदर उस वक्त इतना जो है उसका बूम नहीं था। लेकिन अब जो है माशाल्लाह इसका बूम बन गया है, और बच्चा चाहता है कि मैं घर पे बैठकर आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकूं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ना सबसे पहली चीज आपको जो समझाने वाली है वो ये है कि भाई छाजाओ इज अ प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के अंदर आज से आप अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। जस्ट लाइक आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं और वहां पे अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं, तो इसी तरीके से आप जो है ना आज छाजाओं में अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक क्लास की तरह इसको समझना है, और इस क्लास की तरह समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप मुझसे बात करें, मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे सवाल करूं, ठीक है। और बच्चों देखो, सबसे पहले जो है ना आज मैंने आपको ये बताया कि भाई देखें छाजाओं के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है और कैसे मिलेंगी ये। इंशाल्लाह ये भी हम आपको आगे आने वाली चीजों लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको गाइड करते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है ना आप छाजाओं के बारे में किसी को बताओगे तो क्या बताओगे कि छाजाओ इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर आप जो है ना आज से अपनी कोचिंग को स्टार्ट कर रहे हो, और इसके अंदर माशाल्लाह हमारे सारे टॉप के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। जैसे फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, मैथ्स है, और उसके बाद आपके पास इंग्लिश है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पर आप इंशाल्लाह पढ़ोगे। जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो सारे हम आपको पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर, ठीक है। देन आपके पास जो है वो नेक्स्ट आपके पास है
कि जितने भी आपके पास मैट्रिक के बुक के एमसीक्यूज हैं या 9 के बुक के एमसीक्यूज है ना, वो तमाम के तमाम छाजाओ पे अवेलेबल है। आप वहां पे जाके छाजाओ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो आप माशाल्लाह नए नए आए हो 9 में। तो 9 में आने के बाद ना बच्चे को एक एक्साइटमेंट होती है कि क्या हम पढ़ेंगे और किस तरीके से जो है ना मामला हमारा चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखिए मेरे पढ़ाने का जो तरीका है ना बहुत सिंपल, कि आपने काम रोजाना करना है। जो काम आपको दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप जो है ना सीखेंगे नहीं। तो मतलब ये है कि छाजाओं पे आने का मतलब ये है कि इसको ऐसा समझना कि भाई आप जो है ना रोजाना आपको काम मिल रहा है, तो आप जैसा कोचिंग में या स्कूल में काम करते हैं उस तरीके से आपने इस चीज को लेकर चलना है, तब आपको इसका फायदा होगा, वरना आपको इसका फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो मतलब जब टीचर के साथ बच्चा चलता है ना और उसको समझ में आता है कि अच्छा ये हमने ये काम किया था, और जब स्कूल में आप वो चीज पढ़ोगे और जब आपने पहले से पढ़ी हुई होगी, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, बूस्ट अप करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे चीजें समझ में भी आएंगी, बहुत अच्छे से आप लेके चलोगे चीजों को, तो बहुत अच्छे से आप जो है ना अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकोगे। देखो ये जो 9 क्लास होती है ना, 9 क्लास के अंदर बच्चा 8 क्लास से निकल के जाता है और फिर वो उसको ना बोर्ड का एग्जाम देना होता है। और वो बोर्ड का एग्जाम उसके लिए ना बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यहीं से ना आप तय करेंगे कि आपको आगे इन फ्यूचर करना क्या है, इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल में जाना है, क्या करना है। तो उसके लिए मैथ्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सब कहते हैं ना भाई मैथ्स आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, सबसे पहला सवाल तो ये है। ठीक है ना, वाई भाई आप लोग बताओ भाई मैथ्स आपको आना जरूरी क्यों है, क्या जरूरत है कि मैथ्स आपको कंपलसरी है कि आनी चाहिए। वाई वी नीड मैथ्स, सबसे पहला सवाल तो ये ना, मैथ्स पढ़ो, वाई वी नीड मैथ्स, मैथ्स की जरूरत क्यों होती है। कैलकुलेशन के लिए होती है। सुनैना फरीद ने जवाब दिया सर कैलकुलेशन के लिए हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है। हाँ भाई। और फॉर आवर काउंटिंग पर्पस, बिल्कुल, आवर डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, कंपलसरी इन ऑल फील्ड्स। हाँ असल में मसला ये है कि सब मोहताज है भाई मैथ्स के। हम लोग तो उस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब उस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं कि जिसके मोहताज है सब। अगर फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको क्या आनी चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए, वरना विदाउट एनी कैलकुलेशन आप मैथ्स जो है वो मतलब कैलकुलेशन आप नहीं कर सकेंगे। केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। सही है। कंप्यूटर जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज, एक बहुत एक वर्ड जो है ना वो मार्केट में चल रहा है, मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग, और ये मतलब ये सारी चीजें जो है ना बेटा मैथ्स के बगैर अधूरी हैं। मैथ्स अगर आपको नहीं आती ना तो आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा डेंजरस साइन अपेयर होता है कि भाई तुम्हें मैथ्स नहीं आती। अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आती तो तुम आगे की कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते फिर। ठीक है। तो कैलकुलेशन हर चीज, हाँ हिसाब किताब में तो मतलब हमारी जिंदगी हिसाब किताब है भाई। ठीक है। तो हिसाब किताब के लिए जो है ना मैथ्स की जरूरत लाजमी हमें पड़ रही होती है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये कि भाई आपके जो बुक के एमसीक्यूज है ना वो हमारे छाजाओं पे मौजूद है। ठीक है। बुक के तमाम एमसीक्यूज वो मैंने ही बनाए, और मैंने जो है वो मतलब उन तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करके छाजाओं पे अपलोड किया भाई। जैसे जैसे आप यहाँ पढ़ते जाओगे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, आगे मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। मतलब आप एक बात समझ लो कि आप छाजाओं के प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब यह है कि आपके इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। 110% आप इस बात को अपने पास रख लो। ठीक, सही है। तो मतलब आप जो है ना आज मतलब छाजाओं में आने का मकसद ही आपका यही है कि मतलब जो चीजें आपको छाजाओ प्रोवाइड कर रहा है वो लाजमी सी बात है आपको वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलती, लेकिन छाजाओ आपको ये चीजें प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह। और जो यहाँ पे आप पढ़ोगे, पढ़ने के साथ साथ तमाम सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हमारे पास वहाँ पे मौजूद है, तो वहां से जाके आप उसको देख भी सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। ये अभी की बात नहीं हो रही, अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है ना फिर हम आगे जाके एमसीक्यूज की बात करेंगे, क्योंकि अभी तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। जब आपने नहीं पढ़ा तो अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, हाँ अब देखो छाजाओ का एक और फायदा क्या है कि छाजाओ जो है वो हमें हर चीज की ना आपके पास एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी देता है। मतलब अब आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार मेरा स्कोर क्या आएगा, ठीक है, मिल जाएगी बेटा मार्क्स, अभी मैं आपको आगे चल के गाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई, आगे की बात करते हैं। क्या कह रहा था मैं कि भाई एनालिटिकल रिपोर्ट्स जो है ना वो आपको यहीं से मिलेगी। ठीक है। अब क्या मतलब है सर इसका, मैंने कहा भाई तुमने पेपर दिया, पेपर देने के बाद तुम्हें इंतजार करना पड़ता है कि रिजल्ट मैं कहाँ से दूंगा, रिजल्ट मुझे कब, मेरा रिजल्ट कब आएगा, कितने सवाल मैंने गलत किए, कौन से सवाल मैंने सही किए, कौन से नहीं किए, किस में मुझसे गलती हो गई। तो बेटा इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब आप छाजाओ पे एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे तो फौरन से आपके पास उसका रिजल्ट बनकर आ जाएगा कि आपने कितने सवाल गलत किए, कितने आपने सही किए। ठीक है। तो ये आपके एनालिटिकल रिपोर्ट को भी छाजाओ जनरेट कर रहा होता है। ये कुछ फीचर्स हैं छाजाओ के जो मैं आपके साथ इसलिए पहली क्लास में डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं उस पर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होने वाली हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, पढ़ने से पहले जरूरी है कि भाई आपको ये पता होगा कि आप पढ़ किससे रहे हो। ठीक है।
तो बेटा मेरा नाम है वक्कास, मोहम्मद वक्कास हुसैन, और मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी UBIT से, और 11+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। तो और मैंने तकरीबन मतलब बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपने आप को सर्व किया है एज ए इंस्ट्रक्टर, और हेड ऑफ मैथ्स हूँ मैं IB ग्रेड्स के अंदर। IB ग्रेड्स के अंदर जितने भी आपके पास ECAT के प्रोग्राम्स हैं और जो भी प्रोग्राम्स इसके अंदर चल रहे हैं उनके अंदर मैथमेटिक्स को मैं लीड कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो अब आप सबसे पहली बात तो ये कि आप मेरे साथ क्या क्या चीजें जो है ना मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए सबसे पहली चीज आपके पास ये है कि लाइव क्लासेस सबसे पहले आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास कंप्लीट कवरेज ऑफ कोर्स, मतलब जितना भी कोर्स आपके 9 में आ रहा है ना वो सारा का सारा मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे कवर कराऊंगा। जो कोई नहीं पढ़ाता वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है सर जब कोई नहीं पढ़ाता तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखो सबसे पहली बात ये ना, आप मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट नंबर लेने के लिए ना पढ़ो कि आप नंबर लेने के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो कि मेरे मेरे नंबर आ जाए। तो बेटा नंबर लेने से कुछ नहीं होता, जब तक आप काबिल नहीं होगे कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो मतलब आपने है ना मैथ्स को सीखना है। मैथ्स जब आप सीख जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि सबसे पहले किस नियत से पढ़ो? इस नियत से पढ़ो कि भाई तुम्हें जो है ना मैथ्स सीखने की नियत से पढ़ना है, नंबर लेने की नियत से नहीं पढ़ना। नंबर के तरीके में तुम्हें बताऊंगा कि भाई कौन सा सवाल आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहली चीज है यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये भाई कि जो मैथ्स है ना उसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग बहुत मुश्किल तरीके से करते हैं, कुछ लोग बड़े आसान तरीके से स्मार्ट तरीके से कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो ये है कि तुम्हें स्मार्ट तरीका आना चाहिए मैथ्स को सॉल्व करने का। जस्ट आगे जाके हम इसके ऊपर बात भी करेंगे कि अब अगर LCM लेना है तो LCM लेना बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता होता। वो बेचारा बहुत परेशान होता है कि मुझे LCM लेना नहीं आ रहा, मुझे प्लस करना नहीं आ रहा, मुझे माइनस करना नहीं आ रहा। हालांकि ये हमारी रियल लाइफ का सिनेरियो सही है। अगर मैंने -2 + 1 किया तो मुझे जवाब क्या मिलेगा? बच्चा इसमें बड़ा परेशान रहता है, उसको नहीं समझ आता है कि भाई इसको मैं किस तरीके से लेके चलूंगा। ठीक है, तो ये और एक यूनिक तरीके से हम जो है ना वो मैथ्स को यहाँ पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि मैथ्स जो है ना हमारे पास पढ़ने का तरीका एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास पास पेपर सॉल्विंग, यानी कि पास पेपर को सॉल्व करना। पास पेपर को सॉल्व क्यों करवा रहे हैं सर आप? देखो जब आप कोर्स को पढ़ते हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस तरीके से आए और कैसे उनको पूछा गया, उनसे क्या चीजें आगे और मजीद बन सकती हैं, क्या चीजें उसमें वो और मजीद पूछ सकता है। क्योंकि देखो अब तुम बोर्ड के पैटर्न पे आ गए हो, अब तुम्हारा पेपर तुम्हारे स्कूल के टीचर नहीं बनाएंगे, तुम्हें बोर्ड के हिसाब से चलना है। जो आपका मैट्रिक बोर्ड है वो आपका पेपर लेगा और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन उस जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। लाइव क्लासेस है हमारी, कंप्लीट कोर्स ऑफ कवरेज है। यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग का मतलब यही है कि भाई एक अलग तरीका, एक अनोखा तरीका मैथ्स को पढ़ने का हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पास पेपर सॉल्विंग। पास पेपर सॉल्विंग का मतलब जो पास पेपर आपके पास मौजूद होंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा इंशाल्लाह तो मैं आपको पास पेपर की चीजें भी यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोर्स कंटेंट ऑफ क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 के अंदर आपके पास कितने चैप्टर्स हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो ये आपके पास पूरी एक शीट मैंने बना के रखी है। जो आपका इंडेक्स है किताब का वही यहाँ पे मौजूद है। देखो सबसे पहला जो चैप्टर है ना तुम्हारे पास वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब आप बोलोगे सर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास नंबर की दो अकसाम होती हैं जिनको हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पहला जो चैप्टर है तुम्हारे पास, ये हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर इज लॉगरिथम। बहुत ही खतरनाक, भाई ये बच्चों को बड़ा बुरा लगता है भाई ये चैप्टर कि सर ये तो बहुत मुश्किल काम है लॉग को पढ़ना। ठीक है, खतरनाक जिसको मैं कहता हूं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज तीसरा चैप्टर है। फैक्टराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके आगे आने वाली जो जितनी भी मैथ्स है ना मैट्रिक की, अगर आप आगे जाके प्री इंजीनियरिंग पढ़ते हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उन सब के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फैक्टराइजेशन आती है? अभी 8 क्लास में किसी ने फैक्टराइजेशन की है? हाउ मेनी ऑफ यू भाई? ठीक है, आयजा, अलियाब, अंशरा, असलम, हाँ भाई सबने की है, माशाल्लाह जबरदस्त, गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपसे कहे कोई कि आपको मैथ्स में कितनी मतलब कोई पिलर बता दो तो मैं बोलता हूँ भाई सबसे पहला पिलर तो आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए। फैक्टर बनाने नहीं आते तो आप बेकार है फिर। ठीक है, फैक्टर बनाना आना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रिक मैनिपुलेशन,
उसके बाद है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। आप लोग वो मासूम और खुश नसीब बच्चे हैं जिनको सिंध बोर्ड ने ये मौका दिया है कि बेटा यहाँ पर तुम अपनी बेसिक बना लो। ठीक है, ये जो लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज का चैप्टर है ना बेटा, ये पहले आपके सेकेंड ईयर में मौजूद था, लेकिन अब जो है ना ये हमारे पास 9 में मौजूद है। तो 9 से जो चीजें आप सीख कर जाओगे ये आगे जाके आपको बहुत काम आएंगी। अब मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 11 साल का एप्टीट्यूड को पढ़ाने का, और 9 मैट्रिक को पढ़ाने का, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाने का। तो मैं अक्सर ये चीजें देखता हुआ आया हूं कि बच्चों को जो है वो बेसिक का इल्म नहीं होता। सही है, और वही बेसिक चीजें वो इंटर से निकल जाता है, 9 मैट्रिक से निकल जाता है, एप्टीट्यूड में आके फंस जाता है। तो आप जब मुझसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको वो तमाम चीजें, वो तमाम एक्सपेक्ट जो है ना वो देख के बताऊंगा कि भाई ये चीज आपके लिए जरूरी है और ये चीज आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एज द पेपर पर्सपेक्टिव। उसके बाद है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। ग्राफ बनाना, मेकिंग ग्राफ, और उसकी एप्लीकेशन मतलब कहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी बात मैं तुम्हें बताऊं, ग्राफ क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी को पता है? ग्राफ क्यों इस्तेमाल करते हैं? एनीवन नोज भाई? हाँ भाई, असलम, आयशा, एहतिशाम, फातिमा। हाँ भाई, ग्राफ को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आयजा, अब्दुल हादी, सीमा फरीद। अभी किसी बच्चे को पता है कि ग्राफ को आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? ग्राफ जो है ना वो किसी चीज की बहुत बेहतर रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता है। ठीक है, आप ग्राफ देख के ये बता सकते हैं कि भाई डेटा जो है ना वो इसमें किस फॉर्म में पुट किया गया है, और इसमें जो है ना हमारे पास इस डेटा को रख के आप जो है वो किस तरह से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब एक ग्राफ देखकर आप ये बता सकते हैं कि अगर 5 लोग हैं तो कौन जो है ना वो ज्यादा है और कौन जो है वो कम है। अगर मैं किसी 5 लोगों की सैलरी को ग्राफ में प्लॉट कर दूं तो आप एक नजर में देखकर बता सकते हैं कि किसकी सैलरी कम है, किसकी ज्यादा है, किसकी बिलो एवरेज है। ये सारा काम आप कहाँ से कर रहे होते हैं? ग्राफ से कर रहे होते हैं। बच्चा समझता है यार बस मुझे पॉइंट तो प्लॉट करना है, तो बेटा ये पॉइंट प्लॉट करने वाला चैप्टर नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैथमेटिक्स। सही है, मैथमेटिक्स में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, तमाम आप ग्राफ जो है ना उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सही है, उसके बाद है ये जो तमाम चैप्टर्स हैं भाई, ये आपके कहलाते हैं भाई थ्योरम्स वाले चैप्टर। हाँ भाई, थ्योरम से डर लगता होगा आप लोगों को, यकीनन थ्योरम से डर लगता होगा ना, बहुत मुश्किल काम है थ्योरम को समझना। है ऐसे ही है ना? ये हमारे पास जो है तकरीबन ये थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं, और मतलब बच्चों को अक्सर मैंने देखा है वो कहते हैं कि यार थ्योरम जो है ना हमारे पल्ले नहीं पड़ती सर, हमें नहीं समझ आती थ्योरम क्या चीज है। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ ना थ्योरम को मैं सॉल्व करने का एक अनोखा तरीका बताऊंगा कि किसी भी थ्योरम को आप लिख लिख किस तरीके से सकते हैं। यहाँ से आपकी स्किल डेवलप होगी इंशाल्लाह, कि आपको पता चलेगा कि भाई थ्योरम को जो है वो किस तरीके से ना आपने लेके चलना है। क्योंकि आपका थ्योरम तो आपके पेपर में तो आना है बेटा, पेपर में आना है, और जो चीज पेपर में आनी है वो लाजमी सी बात है आपको आनी चाहिए। तो ये जो थ्योरम्स है आपके पास 5-6 चैप्टर्स हैं थ्योरम के, और इन सब के अंदर क्या है, ये स्टेटमेंट दी जाएगी, उसको आप विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम और विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स जो है ना वो आप प्रूव करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये जो पूरा कोर्स आपका डिजाइन हुआ है इसमें तकरीबन आप जो 8 चैप्टर यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, इनमें तो थ्योरम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 9 से लेकर 16 तक जो कोर्स है आपका वो थ्योरम के ऊपर बेस करता है। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले दिन ही आपको पता हो कि भाई मैं क्या चीज पढ़ने वाला हूँ, कितनी चीजें मुझे आनी चाहिए और कितनी नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई देखो टोटल हमारे पास जो है ना 8 चैप्टर्स हैं। इन 8 चैप्टर को हम तरतीब से नहीं पढ़ेंगे। मैं पहले आपको बता दूं मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं सबसे पहले आपको जो है वो मतलब तरतीब के लिहाज से नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें मैं पहले कराऊंगा, कुछ चीजें मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि एज अ टीचर मुझे पता है कि भाई कितनी चीज, कौन सी चीज किसके बाद पढ़ानी है। जरूरी नहीं है किताब की सीक्वेंस को मैं फॉलो करूं कि मैं पहले इसको पढ़ाऊं उसके बाद लोगैरिथम पढ़ाऊं। मतलब जो चीज जिस तरीके से पढ़ाई जाती है उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कुछ कोर्स आउटलाइन थी। इसी से आपका बोर्ड का पेपर बच्चों बनना है। सही है, बोर्ड का पेपर जो है वो आपका इसी से बनना है। अच्छा अब भाई ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तो तरीका क्या होगा सर, कैसे पढ़ेंगे? भाई देखो सबसे पहले तो ना आपने अपने एक रजिस्टर बनाना है, छा जाओगे ऑनलाइन क्लास का, और मैथ्स का रजिस्टर बनेगा सर्वकाश का। ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एक रजिस्टर आपने बनाना है मैथ्स का, और उसके अंदर आपने सारा काम अपना करना है। ठीक है, तो तमाम बच्चे इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि भाई रजिस्टर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? भाई रजिस्टर बनाना चाहिए ना भाई। रजिस्टर बनाएंगे तो ही आप उसमें रोजाना के रोजाना आप काम करेंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड।
तो आपने एक रजिस्टर मैथ का बना लेना है जिसमें आप हर हफ्ते का काम करेंगे, और उसको चेक करने का तरीका भी मैं इंशाल्लाह निकाल लूंगा, आपको बता दूंगा कि किस तरीके से मैं अपना रजिस्टर जो है ना वो चेक करूंगा कि किस बच्चे ने कितना काम किया। ठीक है भाई, सारे बच्चे मुझे रिप्लाई करते हुए नजर आए भाई, अबीर, आयशा, इन सब ने मुझे रिप्लाई कर दिया भाई, जहांगीर, माज, ताहा, मुस्कान बेटा, ओके ठीक है, चलो सही है भाई, गुड है, वेरी गुड। भाई ऑनलाइन क्लास में बस आपने 1.5 घंटा मेरे साथ जो रहना है ना, बिल्कुल एक्टिव रहना है, सही है, बिल्कुल एक्टिव, मतलब आपने पूरी कंसंट्रेशन आपने यहीं पे रखनी है कि सर जो सीखना है ना मुझे यहीं सीखना है। जब स्कूल स्कूल में टीचर पढ़ा रही होंगे ना तो मैं जवाब देने वाला पहला बंदा हूंगा, मेरा हाथ सबसे पहले खड़ा होगा, क्योंकि मुझे पता होगा मैं पढ़ के आया। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है भाई सबको, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास था हमारा कोर्स कंटेंट क्लास 9 का, कि क्लास 9 की मैथ्स में हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं बेटा। अच्छा अब आपको मैं कुछ बता दूं पेपर पैटर्न के बारे में, ये जिसके लिए आप लोग बहुत ही वो होते हैं कि यार पेपर किस तरीके से हमारा आएगा। ठीक है, तो पेपर हमारा जो है ना बेटा वो है 3 हिस्सों में मुश्तमिल, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए अमूमन हमारे पास होता है किस लिए, एमसीक्यूज के लिए। 15 एमसीक्यूज आते हैं, हर एमसीक्यूज के 1 नंबर होता है, और 1 नंबर के आपके पास 15 एमसीक्यूज मौजूद है। ठीक है, तो ये 15 एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। सेक्शन बी के अंदर आपके पास 6 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं, हर सवाल के 5 नंबर हैं, तो 6 × 5 = 30। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपको छाजाओं के प्रैक्टिस जोन में मिल जाएंगे इंशाल्लाह, वहां पे आप जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा वहां जाकर आप उसकी प्रैक्टिस करते जाइएगा, मैं आपको अलाउ करूंगा भाई कितना पढ़ाना है, कितनी क्या चीजें वहां से आपने करनी है, तो इंशाल्लाह वहां से जाके कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है सेक्शन बी, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, किन चैप्टर से आते हैं, कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ये सब हम जैसे जैसे कोर्स पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता भी जाऊंगा। वैसे इसके अंदर आपके पास थ्योरम्स, शॉर्ट थ्योरम्स, और आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, और ये किसी भी चैप्टर से आपके पास आ सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि लॉग 6 सवाल बनना है तो बनना है बेटा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से बनना है तो मतलब बनना है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर आपके पास जो है वो 3 सवाल करने होते हैं आपने, हर सवाल के 10 नंबर होते हैं, तो आपको 10 × 3 30 नंबर यहाँ से बनते हैं आपके। तो टोटल आपके पास जो पेपर बनेगा वो कितने का बनेगा, 75 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं उन्होंने अपना बता दिया होगा कि टोटल जो है वो आपके पास कितने का पेपर बन रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो आपका पेपर पैटर्न है, और पेपर पैटर्न के अंदर याद रखिएगा 3 हिस्सों में पेपर जो है वो बनेगा। सेक्शन ए इज एमसीक्यू, सेक्शन बी इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और सेक्शन सी जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव आंसर और क्वेश्चन का होगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन और प्लस थ्योरम्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो देखो बेटा आधा कोर्स तो तुम्हारा थ्योरम, ठीक है, आधा कोर्स थ्योरम और आधा कोर्स अलजबरा पे मुश्तमिल है। तो आपने इस बात को बिल्कुल जो है ना दिमाग हाजिर और नाजिर करके समझना है कि थ्योरम आपको आने चाहिए। सही है, जितने देखो मैथ्स का एक रूल मैं अपने अपनी जिंदगी है तो मैं बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं अगर उनकी मैथ्स अच्छी होती है तो उसका एक ही रीजन है, वो है प्रैक्टिस। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम स्मार्ट जो है ना वो मैथ्स सॉल्व करने वाले बनोगे। मतलब प्रैक्टिस तुम्हारी ओके होनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिस ऐसी हो कि मैं तुम्हें कोई भी सवाल उठा के दे रहा हूँ, चैप्टर 1 तुमने किया हुआ है, फौरन से तुम्हें उसका जवाब पता है कि सर ये जवाब आएगा। इसी तरीके से जो थ्योरम्स होते हैं उनकी भी आपने प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको पता हो कि भाई प्रैक्टिस जो है ना मतलब डायग्राम कैसे बननी है, स्टेटमेंट क्या लिखनी है, कंस्ट्रक्शन क्या लिखनी है, सही है, प्रूफ कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है ना वो आपको बहुत अच्छे से याद है। क्योंकि देखो आधी चीजें तो आपके पास यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी थ्योरम आपको मिलेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आपको क्या मिलेगा, थ्योरम तो लाजमी मिलेगा। तो थ्योरम तो दोनों जगह पे मौजूद है। तो ये हमारा था कोर्स का पैटर्न, कि भाई कोर्स जो है ना वो आपका किस तरीके से आपसे डिवाइड हुआ है। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया उन्होंने, टोटल आपके पास 75 मार्क्स का पेपर बनेगा। और एक और बात, अगर आप यहाँ पे ईमानदारी से पढ़ोगे, काम करोगे वक्त पर, तो गारंटी है कि भाई 75 में से 75 पेपर में लाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, सब बोलो भाई इंशाल्लाह। ठीक है, पेपर में 75 में से 75 इंशाल्लाह लेकर आओगे। ठीक है, आज से ये नियत कर लो कि यहाँ पढ़ के तुमने 75 में से 75 लेकर आने। ठीक है, और ये वो वाहिद सब्जेक्ट होता है भाई, सही है, फिजिक्स केमिस्ट्री की गारंटी नहीं होती, लेकिन मैथ्स की गारंटी होती है कि 75 में से 75 नंबर आपके पास आने, अगर आपने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या होता है, काम रोजाना करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है,
इन सब चीजों से पीछे भागोगे तो फिर 75 में तो 75 की गारंटी नहीं है, और ना ही इस बात की गारंटी होती है कि फिर तुम्हें मैथ्स आई। ठीक है, तो मैथ्स आने का मतलब ही यही है कि सबसे पहले जो है ना तुम्हें भाई नियत पक्की हो कि भाई मुझे जो है ना यहां से मैथ्स में पढ़ूंगा, सर्वकाश से पढ़ूंगा, तो इंशाल्लाह मेरे पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और मैं अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ करूंगा। भले से मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग जो है वो कौन सी वाली है भाई? फिजिकल वाली फीलिंग। सर सामने खड़े हैं, सर देख लेंगे कि भाई काम नहीं किया इस बच्चे ने। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे ही चीजों को जो है ना वो लेके चलेंगे। ठीक है, जी 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 सर, जी सर बिल्कुल इंशाल्लाह सरस। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, देखिए सबसे पहली चीज जो है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में भाई? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो टीचर फौरन से बताना शुरू करता है कि बताओ भाई रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। डायरेक्टली चला जाता है वो। बेटा इससे पीछे की कहानी आपको नहीं पता होती। सही है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के पीछे जो कहानी है ना, पहले आप उसको समझो, फिर आप आओ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि बेटा जब तुम 9 में आते हो ना, तो मेरी गारंटी होती है कि भाई नंबर नहीं पता इसको कि नंबर, व्हाट इज नंबर। सही है, तो पहले तो ये सोचो कि नंबर क्या होते हैं। सही है, किसी को पता है भाई नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर? हाँ भाई, किसी को पता है नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई देखें, सबसे पहली क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जैसा अभी मैं जिक्र कर रहा था, तो क्वेश्चंस आपने रोजाना अगर आप 5 बार एक क्वेश्चन को बनाएंगे ना, ठीक है, तो ही आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, हाँ अब देखो, सबसे पहले आप कहाँ फंसे? आप फंसे सर नंबर्स क्या होते हैं। तो भाई नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, अब नंबर क्या है? नंबर जो है ना वो आपके पास एक अरिथमेटिक वैल्यू है। सही है, क्या है भाई? अरिथमेटिक वैल्यू है। जो नंबर्स आप लिख रहे होते हो ना, 1 2 3 4 5, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक। सही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरिथमेटिक बोलते हैं। तो अरिथमेटिक वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सर? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कहना है कि मेरे पास 2 पेन है, तो ये जो 2 का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये जो 2 है, दिस इज अ क्वांटिटी, और जो वैल्यू हम इस्तेमाल करें दैट इज अरिथमेटिक वैल्यू। ठीक है, हेंस अ नंबर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। सही है, तो बेटा नंबर की डेफिनेशन आज से क्या हो गई? नंबर क्या है? नंबर वो चीज है जिसको किसी चीज की रिप्रेजेंट, क्वांटिटी या अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है, और नंबर इज अ टाइप ऑफ अर्थमेटिक। नंबर क्या है? एक अर्थमेटिक चीज है जिसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा? अमाउंट के लिए। सही है, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेबल करने के लिए, ये तमाम चीजें किसके लिए इस्तेमाल हो रही हैं? किस वर्ड की डेफिनेशन है ये? नंबर्स की डेफिनेशन। ठीक है, सही है भाई। तो आपके पास नंबर्स को किस तरीके से लिखा जाता है? ये लिखा जाता है भाई, ये लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो गई भाई नंबर की? जल्दी जल्दी बताओ सारे, अपने अल्फाज में लिख के मुझे बताओ क्या होगा नंबर की डेफिनेशन। नंबर की डेफिनेशन ये हुई कि a नंबर इज अ अर्थमेटिक वैल्यू, एक अर्थमेटिक वैल्यू जिसको इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी तरह के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नंबर बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, शाबाश, फटाफट सब अपने अपने भाई डेफिनेशन लिख के मुझे बताओ क्या क्या डेफिनेशन होगी। क्या क्या डेफिनेशन होगी तुम लोगों के लिए? जल्दी जल्दी। अ नंबर इज एन अर्थमेटिक वैल्यू। नंबर क्या है बेटा? अर्थमेटिक वैल्यू है। किसके लिए इस्तेमाल करोगे? सर इस्तेमाल करते हैं अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नंबर बोलते हैं। ठीक है, हाँ भाई सारे बच्चे भाई जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करो भाई, फटाफट अपने अल्फाज में लिख के रिप्लाई करो, शाबाश। आज से सब बच्चों को नंबर की डेफिनेशन आ गई भाई। नंबर के बारे में क्या बताओगे आप सबको आ गया ये? ठीक है ना? अ नंबर इज एन अरिथमेटिक वैल्यू यूज टू यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन थी बेटा? नंबर की। तो पहली चीज जो आपके जहन में थी वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी कि व्हाट इज नंबर। सही है भाई, सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया ये बताओ जल्दी से ऑनलाइन में, जल्दी जल्दी, शाबाश। ठीक है, नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ नंबर इज एन अरिथमेटिक वैल्यू विच इज टू यूज टू रिप्रेजेंट द अमाउंट, क्वांटिटी एंड लेबल। ठीक है, और लिखने का तरीका सर इस तरीके से लिखते हैं नंबर को सर।
ठीक है, 2 12 301, ठीक है। अच्छा तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, बहुत ही आसान सी बात बताता हूँ। ये नंबर दिख रहा है तुम्हें? दुनिया में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अगर अलट पलट करके लिखा जाए तो वो चेंज नहीं होते। नंबर दिख रहा है आपको 121, क्या मैं इनको पलट के लिखूंगा तो ये चेंज हो जाएगा क्या? ऐसी एक कहानी है, वो समझा रहा हूं मैं आपको। 121, क्या मैं इसको पलट के लिखूंगा तो चेंज हो जाएगा? सही है, क्या होगा? 121, तो सर ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो बेटा इस तरीके के नंबर को हम नाम देते हैं पैलिंड्रोम। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ये याद रखोगे, मतलब कुछ नंबर ऐसी है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप अलट पलट भी कर दें तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ठीक है। तो ये ऐसी जस्ट एक बात थी जो मैंने आपको ऐसी बता दी कि देखिए नंबर के मुताबिक ये भी चीज होती है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे नंबर होंगे सर, हाँ बिल्कुल होते हैं बहुत सारे नंबर, ठीक है। तो ये सबको क्लियर हो गया, नंबर की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई कि नंबर क्या होते हैं। नंबर एक अर्थमेटिक वैल्यू है जिसको किसी चीज की क्वांटिटी क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और आपके पास मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा बेटा मैं अभी कर देता हूँ इसको, अबीर की मैंने रिक्वेस्ट सुन ली है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास है, हाँ अब इसके बाद आपके पास एक टेबल आपको नजर आ रहा है बच्चों। इसमें तो कुछ चीजें आपको पता होंगी कि सर एन सेट की नोटेशन, सेट का नाम और टेबुलर फॉर्म। तो सर आप तो अभी मुझे बता रहे थे कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो बेटा यही तो गलती होती है, आप जब पीछे का बैकग्राउंड नहीं पढ़ते तो आपको पता ही नहीं होता कि भाई यहाँ पे आपके पास जो है ना, नंबर से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट ऑफ नोटेशंस और सेट के नाम और इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो सबसे पहली सेट की नोटेशन तुम्हारे पास क्या है? एन, सही है। एन जो है वो किस चीज का सेट होता है हमारे पास? नेचुरल नंबर का सेट होता है। और नेचुरल नंबर का जो सेट है वो कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3, सही है। और इसके आगे डॉट का क्या मतलब हुआ भाई? इसके आगे डॉट का क्या मतलब हुआ कि आगे नंबर्स चलते जाएंगे। मतलब ये कितने होंगे ये कोई नहीं जानता भाई, अनकाउंटेबल है ना, सही है। 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद क्या होगा? 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? ये हमारे पास कहलाते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर वो कौन से नंबर होते हैं जो कि कहां से स्टार्ट हो रहे होते हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है भाई? एन, कैपिटल एन से जिस सेट को बिलोंग किया जाता है वो नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास है डब्लू। जी क्या कह रहे हैं आजेब नसीम? हाँ ये लिख लें आप, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डब्लू, सही है। अब डब्लू कौन सा सेट है हमारे पास? डब्लू इज द सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर का जो सेट है वो कहां से स्टार्ट होगा? होल नंबर का जो सेट है हमारे पास, डब्लू का जो सेट है वो कहां से स्टार्ट होगा भाई? 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क होता है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क होगा भाई? कौन बताएगा? हाँ भाई कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। हन्नान, फातिमा, मिनाम, अबीर, जहांगीर, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। हाँ सर वो तो 0 से स्टार्ट होता है ना, ये देखिए ना सर 0 आ गया। इसमें और इसमें क्या फर्क है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज ओनली वन नंबर। कौन सा नंबर है? 0। 0 वो नंबर है जो कि नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता है लेकिन होल नंबर के सेट में मौजूद होता है, ठीक है। अभी आप लोग सब इसको कॉपी भी करेंगे एक एक करके। नेचुरल नंबर अपने अल्फाज में लिखना है, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टे के लिए नहीं आए हो यहाँ पर, सही है। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है सर? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा, आगे चलता जाएगा, अनकाउंटेबल है। क्या डेफिनेशन हुई नेचुरल नंबर की? ऐसा सेट, ऐसे नंबर का सेट जो 1 से स्टार्ट होगा और नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स तक चलेगा, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? हाँ भाई नेचुरल नंबर सबको क्लियर हो गया? मैं ज्यादा तेज नहीं जाऊंगा आपके साथ, उसकी वजह बिल्कुल आराम आराम से चलना है, चीजों को समझना है, समझ के चलना है, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप उसको जवाब दे सको। कभी भी रट्टे वाली चीज का जवाब तुम किसी को नहीं दे सकते, सही है। नेचुरल नंबर कौन सा सेट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड टिल इनफाइनाइट। क्लियर? चलेंगे। उसके बाद डब्ल्यू की बात करते हैं। डब्ल्यू क्या है भाई? डब्ल्यू इज होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग होल नंबर, सही है। क्या बोलोगे भाई? स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड अनकाउंटेबल, इट इज कॉल्ड होल नंबर, सही है। चलो नेक्स्ट आपके पास है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं सर? हाँ भाई सबको डेफिनेशन रट गई भाई? जल्दी से लिख के बताओ मुझे फटाफट।
नेचुरल नंबर और होल नंबर को लिख के बताओ, शाबाश। नेचुरल नंबर क्या है? स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अनकाउंटेबल। होल नंबर क्या है? स्टार्ट फ्रॉम 0 अनकाउंटेबल। ओके, डन। ओके की रिपोर्ट, आगे चल सकते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अनकाउंटेबल, नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, दो डेफिनेशन आपको मैंने पढ़ा दी, दैट इज एन एंड डब्ल्यू। सही है, एन एंड डब्ल्यू। ठीक है, नोटबुक सामने, डेफिनेशन खुद से लिखनी है। सही है, ये पिक्चर तो मिलेगी लेकिन लिखना खुद से। नेक्स्ट पे चलो, इंटीजर्स। सही है, नेक्स्ट आपके पास है जेड। नाम याद रखने, जेड, जेड से लिखते हैं इंटीजर को। और इंटीजर क्या होते हैं? जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है ना, +1, -1, +2, -2, ऑल नंबर्स वेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर इंक्लूडेड इज कॉल्ड, कौन सा नंबर भाई? इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में एक नंबर होता है हमारे पास 0। सही है, इस 0 के साथ प्लस माइनस नहीं है। वजह बता सकते हो भाई कोई? वाई 0 डज नॉट कंटेन प्लस एंड माइनस? हाँ, 0 न्यूट्रल होता है सर। सर कैसे पता चलेगा? देखो भाई, मैं यहाँ खड़ा हूं, मान लो मेरी पोजीशन स्टैटिक है। सही है, तो तुम कहोगे सर आपकी पोजीशन 0 है, कहोगे ना? क्या बोलोगे? पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0? नहीं बोलोगे ना। इसका मतलब 0 एक वो वाहिद नंबर होता है जिसका प्लस और माइनस बराबर होता है। सही है, इसको मैं आगे ग्राफ में तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इधर गया, ऐसे आगे बढ़ गया ना, और इधर गया पीछे, तो अब क्या हो गया? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। लेकिन जब तक दरमियान में हो तब तक क्या है? मेरी पोजीशन 0 काउंट होगी। लेकिन उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं प्लस का 0 बोल रहा हूं या माइनस का 0 बोल रहा हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है, तो जब भी आप 0 को डिफाइन करोगे क्या बताओगे? कि 0 के साथ आपके पास मतलब मामला होता है कि भाई 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 तो 0 है। सही है, 0 का मतलब ही है कि आपकी पोजीशन कुछ भी नहीं है, और कुछ भी का मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। जब आप आगे जाओगे तो कोई पूछेगा तरक्की हुई नहीं हुई, तो आप बोलोगे यार हो तो गई है लेकिन कम हुई है। और किसी से पूछा डिमोशन हो गई है, नीचे आ गया हूं मैं, तो क्या होगा भाई? फिर आप जो है वो नीचे आ गए, और नीचे आने का मतलब नेगेटिव में चले गए। लेकिन जब तक आप कुछ नहीं थे तब तक लोगों ने आपको क्या बोला? कुछ भी नहीं है भाई। सही है, अच्छा अभी बताता हूँ बेटा। अलियाप, इंटीजर्स वो होते हैं बेटा, सही है, इंटीजर्स वो होते हैं जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, और वो तमाम नंबर्स रखते हैं। सही है, लेकिन वो नंबर होल नंबर होंगे। अलियाप, बात समझ में आई बेटा? इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड पॉजिटिव नेगेटिव बोथ कंटेन। सही है, तो जो नंबर होल नंबर में होते हैं ना, उनमें प्लस माइनस लगा दो 0 को छोड़कर, वो कौन सा नंबर बन जाएंगे? वो बन जाएंगे इंटीजर्स। ओके की रिपोर्ट है, आगे चलें। बाकी सब लोगों को क्लियर हो गया जितने लोग बैठे हुए हैं? माज, ताहा, मुस्कान, राफे, ओके की रिपोर्ट है, डन है। बेटा सवाल पूछने से किसी ने नहीं घबराना। आप हमारे शहजादे शहजादियां हो, और हम आपके हैं टीचर। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है बिल्कुल जो है ना वो डरे बगैर, किसी बात को दिल में रखे बगैर आपने सवाल मुझसे पूछना है। यहाँ से जाओ तो बोलोगे भाई पढ़ के गए, समझ के गए, कोई पूछेगा तो बता सकते हैं 2 लफ्ज। ठीक है, आजेब नसीम कह रहे समझ नहीं आया। देखिए, ये नंबर आपको समझ में आया बेटा? आजेब, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 0 से, और कहां तक जाते हैं? अनकाउंटेबल। लेकिन अगर उन्हीं नंबर के साथ क्या लगा दो बेटा? प्लस माइनस लगा दो, कि वो नंबर प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? उस नंबर को इंटीजर बोलते हैं। ओके की रिपोर्ट? सही है, होल नंबर, होल नंबर के नंबर्स में अगर प्लस माइनस लगा दें आप, तो वो क्या होगा? वो आपके पास कहलाएगा कौन सा नंबर? इंटीजर। अब आप बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। सही है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। अगर नंबर पॉजिटिव है तो प्लस के साथ आएगा, और अगर नंबर नेगेटिव है तो माइनस के साथ आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके साथ कौन सा साइन लगा होता है? माइनस। होल नंबर होते हैं, 0 नहीं होता उनमें। ठीक है, उन नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अयान, आजेब, अबीर, हैदर, आयशा, असलम, सबको क्लियर भाई? सही है, सही है। नहीं बेटा, नेचुरल नंबर जो है ना वो सारे पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता, इसी वजह से हम उनको नेचुरल नंबर में काउंट कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या समझाया मैंने? नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जिनके साथ कौन सा साइन होता है? माइनस होता है। सही है, अगर ये -1 लिखा है तो ये इंटीजर होगा, लेकिन कौन सा वाला होगा? जेड बार वाला होगा। क्लियर है भाई बात सबको? हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया? सही है, बात सबको समझ में आ गई? आगे चलें। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ,
इंटीजर्स में ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है? ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। अगली कैटेगरी कौन सी है आपके पास? ऑड इंटीजर। जब भी इंटीजर आएगा याद रखो प्लस माइनस लगेगा। एक होता है ऑड नंबर, एक क्या होता है आपके पास? ऑड नंबर। हाँ भाई, किसी को मालूम है ऑड नंबर की डेफिनेशन? बताओ भाई, डेफिनेशन क्या होती है? हाँ भाई, अबीर कहाँ गया भाई? अबीर गायब हो गया। हाँ भाई, हाँ भाई, अयान, राफे, सीमा, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। ऐसे नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो उन नंबरों को क्या बोलते हैं? उन नंबरों को बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। और अगर उन नंबरों के साथ प्लस माइनस लगाओ और वो तब भी 2 के टेबल से डिवाइड ना हो तो उन नंबरों को क्या बोलते हैं? ऑड इंटीजर्स। क्लियर सबको? नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, 2 के टेबल में नहीं मौजूद होते, उन नंबरों को हम लोग कौन से नंबर बोल रहे होते हैं? सही है, ऑड नंबर बोल रहे होते हैं। क्लियर भाई सबको? सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? सबसे पूछ रहा हूं मैं, आजेब, अब्दुल हादी, आयजा, आलियाब, अंशरा, आयशा, शाम, सबको समझ में आ गया? अबीर, अयान, मास, ताहा, राफे, क्लियर? आगे चलें, आगे चलें। सही है, चलो जल्दी से सारे डेफिनेशन लिखो। लिखो भाई। ऑड इंटीजर कौन से होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड इंटीजर, but they contain positive and negative sign, but they contain positive and negative sign। सही है? और इंटीजर की डेफिनेशन क्या होगी? और इंटीजर का मतलब है कि ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नेगेटिव हों लेकिन 2 के टेबल से डिवाइड ना हो उन नंबरों को क्या बोलोगे आप? ऑड इंटीजर बोलोगे। जल्दी से बताओ, शाबाश। क्लियर? जल्दी से लिख लो, शाबाश सारे बच्चे। ठीक है भाई, सबने लिख लिया? डन, कॉपी पे नोट हो गया। अब आप बात करते हैं इवन इंटीजर की। क्या होंगे भाई इवन इंटीजर? इवन इंटीजर वो इंटीजर होते हैं भाई जिनके अंदर 0 टिल ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 2 के टेबल में आते हो। कौन से टेबल में आते हो? 2 के टेबल में आते हो। तो 2 के टेबल में आने वाले तमाम नंबर्स जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन रखते हो उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? उन नंबरों को हम बोलते हैं इवन इंटीजर्स। सही है? जैसे 2 के टेबल में कौन आता है? 2 आता है, फिर कौन आता है? 4 आता है, फिर कौन आता है? 6 आता है, फिर कौन आता है? 8 आता है, फिर कौन आता है? 48 आता है। तो ये तमाम के तमाम वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। सही है? तो ऐसे तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल में मौजूद हैं और वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन रख रहे हैं तो उनको बोलेंगे इवन इंटीजर। तो सर इवन नंबर और इंटीजर में फर्क क्या हुआ? हाँ भाई, नंबर और इंटीजर में क्या फर्क हुआ? इवन नंबर और इवन इंटीजर में कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। इवन नंबर और इवन इंटीजर, अगर मैं दोनों में बोलूं फर्क क्या होगा? क्या फर्क होगा दोनों में? हाँ शाबाश, गुड, वेरी गुड। अंशरा हैदर का जवाब आ गया, ताहा इकबाल का आ गया, आलियाब का आ गया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स भाई, शाबाश। सही है, बेहतरीन हो गया। अबीर कहाँ है भाई? अबीर, अबीर का जवाब नहीं आया मेरे पास। हाँ भाई, येशा सिद्दीकी का भी जवाब नहीं आया। जल्दी से बताओ। सही है, चलो गुड। नोट भी करना है भाई, कॉपी चेक करूंगा मैं, ये मैं बता दूं तुम्हें। ठीक है, चलो गुड हो गया। सही है, तो ये हमारे पास दोनों के दरमियान में फर्क हो गया। इवन इंटीजर को हमने समझ लिया कि इवन इंटीजर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं और इनमें 0 भी शामिल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर को किससे लिखते हैं बेटा? क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू से। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं? सही है, रैशनल नंबर अभी फिलहाल ये आप समझ लो, आसान सी डेफिनेशन, जिनमें आपके पास फ्रैक्शन में लिख सके जिन नंबर्स को, वो नंबर आपके पास रैशनल है। लेकिन ये आगे जाके मैं आपको इसमें डिटेल में अभी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा आज की क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से हैं? वो नंबर जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, उन नंबर्स को हम लोग कौन से नंबर कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। बात सबको क्लियर भाई? रैशनल नंबर क्या होते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी इस पे नहीं जाना है अंशरा, बिल्कुल अभी नहीं जाना है, अभी सादा सादा सीधा सीधा चलेंगे अभी। ठीक है, आगे जाके इसमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, क्या मतलब, क्या बताया मैंने? कि ऐसे नंबर्स जो के जिनको हम किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम लोग कौन से नंबर कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। जल्दी से लिख लो भाई, क्या लिखोगे? A number which can be represented in the form of fraction is called rational number. And याद रखो, इसका डिवाइड कभी 0 नहीं होना चाहिए। चाहिए? क्या लिखा हुआ है? Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब भी मैं तुम्हें आगे ही बताऊंगा, अभी नहीं बता। अभी तुम्हें सादा सी डेफिनेशन बताइए। क्या बताइए? कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखवा सकें
वो तमाम नंबर आपके पास कहलाते हैं क्या, रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज क्यू बार। सबने लिख लिया भाई रैशनल नंबर की डेफिनेशन, सबने लिख ली? हाँ भाई जल्दी से फटाफट लिख ली। डन। अब्दुल हादी, आयजा, आलिया, अंशरा, एहसाम, भाई नोट्स अच्छे से बनाने हैं भाई, ठीक है, ताकि आपको कहीं और की जरूरत ना पड़े फिर। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? अगला हमारे पास है इररेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू बार। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको? क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी सादा सी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ना लिख सकें, वो तमाम नंबर क्या कहलाते हैं आपके पास? इररेशनल नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं? इररेशनल। इररेशनल नंबर आर द नंबर which cannot be represented in the form of fraction is called irrational number। ठीक है, लिखो भाई जल्दी से फटाफट, नोट करो। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन में लिख सको, डिवाइड जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन में ना लिख सकें, सही है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर बोलते हैं। सबकी लिखने की स्पीड थोड़ी स्लो है भाई, ठीक है, तो आराम से लिखो, कोई मसला नहीं। हाँ भाई, इररेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई? इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, सही है, हाँ गुड, सबने लिख लिया। चलें आगे चलें, चलें भाई। नेक्स्ट आपके पास है सब नंबर के गॉडफादर। इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है रियल नंबर। सही है, तो सारे नंबर हमने पढ़े, आखिर में बारी है किसकी बेटा? रियल नंबर की। सही है, रियल नंबर क्या होते हैं? जब आप रैशनल और इररेशनल को आपस में गले मिलवा, सही है, तो जब रैशनल और इररेशनल को आपस में गले मिलवा दोगे तो दोनों आ जाएंगे एक ही घर में। समझ में आ रही बात? रैशनल और इररेशनल दोनों को आपस में क्या करवाना है भाई? गले मिलवाना है। गले मिलवाने का मतलब दोनों एक हो गए बेचारे। सही है, तो जब दोनों नंबरों को एक सेट में रख दोगे ना उठा के, तो वो नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। मतलब फ्रैक्शन वाला भी एक जगह आ गया, जो फ्रैक्शन में नहीं है वो भी एक जगह आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ उन नंबरों को हम कहते हैं, कौन से नंबर हैं भाई? वो नंबर कहलाते हैं रियल नंबर बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात? ठीक है, ये जितने नंबर पढ़े सब क्रिस्टल क्लियर हो गए? ये बताओ। अब मैं तुमसे उठा के पूछता हूं, व्हाट इज नेचुरल नंबर? सही है, अभी जरा मैं इसको थोड़ा और कंसाइज कर लूं। ठीक है, क्या बताया मैंने? जब आप क्या करेंगे, रैशनल और इररेशनल को क्या करेंगे? गले मिलवा देंगे। सही है, तो क्या हो जाएगा? क्या क्या बन जाएंगे? कौन से नंबर बन जाएंगे? रियल नंबर बन जाएंगे। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या बनी? व्हेन रैशनल एंड इररेशनल बोथ आर कंबाइंड, देन द नंबर इज सेड टू बी अ रियल नंबर। सही है, क्लियर? यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई? ये टेबल आपको समझ आ गया? हाँ भाई जल्दी से बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश फटाफट सारे बच्चे। हाँ गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सही है, मजा आ रहा है भाई? क्लास में मजा आ रहा है? ये बताओ, समझ आ रहा है? बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है? आजेब कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई बोलो, आजेब बेटा बोलो, कोई इशू? आजेब नहीं, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम है आजेब बेटा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इवन इंटीजर बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं बेटा। इवन इंटीजर बेटा, टू का टेबल क्या होता है? टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, ऐसे तमाम नंबर जो टू के टेबल में आ जाएं और उनके साथ तुम प्लस माइनस लगा दो, उनको बोलते हैं इवन इंटीजर। क्लियर? ऐसे तमाम नंबर जो टू के टेबल को पढ़ने पे मिलते हैं, वो तमाम नंबर में अगर प्लस माइनस लग जाए तो उसको बोलते हैं इवन इंटीजर। सही है, क्लियर है? ये शाह सिद्दीकी बेटा, आपका रिप्लाई मेरे पास नहीं आया, आप मुझे बताइए आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है, हाँ भाई आजेब नहीं, अब आपको बात बेटा समझ में आ गई? ठीक है, चलें, ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, अभी गए अभी 5 मिनट का। सही है, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर की डेफिनेशन ये होती है, अच्छा मैं अभी बता देता हूँ। इंटीजर के अंदर ऑड और इवन, जब तमाम नंबर को आप मिला देंगे ना तो वो इंटीजर कहलाएगा। उनमें से ऑड अलग कर दें, इवन अलग कर दें, जो टू के टेबल में आ रहा है वो इवन है, जो टू के टेबल में नहीं आ रहा वो क्या है? ऑड है। लेकिन जब दोनों को आपस में मिला देंगे ऑड और इवन वालों को, तो वो इंटीजर बन जाएगा। सही है आजेब? सही है, रियल नंबर की डेफिनेशन बता दें। रियल नंबर की डेफिनेशन होती है जब आप रैशनल और इररेशनल नंबर को एक ही सेट में रख दें तो उन नंबरों को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्लियर? तुम्हारे मोबाइल फोन का नंबर कौन सा नंबर होगा? हाँ भाई, रियल नंबर
कौन से नंबर होते हैं? वो तमाम नंबर जो तुम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हो, ऐसे समझो इसको। तुम्हारे मोबाइल का नंबर इज अ रियल नंबर। तुम्हारी हाइट क्या है? वो भी रियल नंबर। सही है, क्योंकि कुछ लोगों की हाइट किस में होती है? 5.3। मेरी हाइट है 5.4। तो ये जो नंबर है, ये कौन सा नंबर कहलाएगा? रियल। हम ऑड इवन के चक्कर में पढ़ते ही नहीं। सही है, तुम्हारे घर की नंबर प्लेट होगी कोई ना कोई बाहर लगी हुई, उस पे कोई नंबर लिखा होगा, वो नंबर कौन सा होगा? वो भी नंबर कौन सा है? रियल नंबर है। हर वो नंबर जो दिख रहा है वो रियल नंबर है। ऐसे आसान कर लो, हो गई आसान। हर वो नंबर जो तुम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करे वो कौन सा नंबर है? वो रियल नंबर। सही है। हाइट इज इरेशनल और रैशनल। सही है, ये रैशनल नंबर होंगे। ये मैं अभी डिफाइन कर दूंगा आपको कैसे। ठीक है, अभी हम उसमें आगे जाके बात करने वाले। सही है, क्लियर? सही है भाई। आजेब और एक बच्चा था अभी मेरे पास, ईशा सिद्दीकी। अच्छा चलो भाई, हन्नान। क्लियर भाई, सबको समझ में आ गई बात? एक छोटा सा टेस्ट हो जाए भाई अभी क्लास में। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई? रैशनल नंबर का मतलब होता है जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, जैसे a/b, जिनका न्यूमरेटर भी होगा, जिनका डिनोमिनेटर भी होगा। 3/2 रैशनल नंबर है। 1/2 रैशनल नंबर है। सही है। 3/5 रैशनल नंबर है। √2 ये फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। इस नंबर को आप क्या बोलेंगे? दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है आजेब नईम, ठीक है, समझ आ गई बात? सही है। इरेशनल वो होते हैं जिनका डिवाइड नहीं होता, जैसे इसका देखो, ऊपर ऊपर नंबर है, नीचे कुछ नहीं है। सही है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल। चलो भाई टेस्ट स्टार्ट करें भाई, सबने पढ़ लिया होगा उम्मीद है। सही है, चलो भाई एक एक करके जवाब दूंगा, पूछूंगा मैं। पहले मैं नाम लूंगा, जिस बच्चे से मैं सवाल कर रहा हूँ वो बच्चा मुझे जवाब देगा। सही है, चलो भाई। सबसे पहले बारी है आजेब की। आजेब बताएंगे। अच्छा आजेब कह रहे हैं 2 मिनट सर। चलें, किसी दूसरे से पूछ लेते हैं भाई। चलो भाई फातिमा। फातिमा तुम बताओ बेटा, नेगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन बताओ जल्दी से, शाबाश। नेगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन बताओ, लिख के टाइप करके बताना है भाई जल्दी से, शाबाश। आज फातिमा की बात कर रहा हूं मैं। फातिमा कहाँ है भाई? फातिमा, हाँ भाई फातिमा कहाँ गायब हो गई भाई? नेगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ भाई अबीर। अबीर बताओ भाई, होल नंबर की डेफिनेशन बताओ जल्दी से, शाबाश। होल नंबर की डेफिनेशन बताओ अबीर। अबीर होल नंबर की डेफिनेशन। सही है, वेरी गुड। अबीर का जवाब आ गया भाई, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। वेरी गुड बेटा, गुड, शाबाश। ठीक है। वहीदुल हम्माद। हाँ भाई वहीदुल हम्माद। नहीं नहीं बस ठीक है। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी आप बताओ बेटा, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बताओ। अब्दुल हादी बताओ, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? नहीं नहीं बस लिख के दे देंगे, आप टाइप कर दें, मैं यहाँ देख लूंगा। सबकी बारी आएगी भाई, सबकी बारी आएगी। थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम दिया मैंने आप लोगों को। देखिए क्लास में ना सब तरह की चीजें होनी चाहिए, वरना आप मुझसे ना बेजार आ जाएंगे। थोड़ा ब्रेक भी होना चाहिए, थोड़ी बातचीत भी होनी चाहिए, थोड़ा टेस्ट भी होना चाहिए। गुड। चलो भाई वहीदुल हम्माद तुम बताओ भाई, इवन इंटीजर की डेफिनेशन बताओ। वही वहीदुल हम्माद इवन इंटीजर की डेफिनेशन बताओ। ठीक है मैं समझ गया। हाँ भाई कहाँ गए वहीदुल हम्माद? गायब हो गए अब तुम? हैं? ठीक है उसको सही कर लेना बेटा। चलो भाई जल्दी बताओ सारे बच्चे फटाफट। चलो आजेब भी बता दो भाई, आजेब भी बता दो और वहीदुल हम्माद भी बता दो जल्दी से, शाबाश। इवन इंटीजर की डेफिनेशन बताओ भाई, इवन इंटीजर की डेफिनेशन। इवन इंटीजर क्या होते हैं? चलो ये नाम हमने चेंज कर दिया आपका, आलियान। जल्दी जल्दी, शाबाश। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब और आपके पास है राफे। हाँ भाई राफे, इररेशनल नंबर की डेफिनेशन बताओ। इररेशनल नंबर की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वहीद अम्माद का जवाब भी आ गया, आजेब का भी आ गया। हाँ भाई क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ऑड इंटीजर की डेफिनेशन बताओ। सही है, बिल्कुल ठीक है अंशरा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। ठीक है, सही है, ठीक है। माज तारिक आप बताओ बेटा, होल नंबर की डेफिनेशन बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है तला, ठीक है। नेचुरल नंबर की क्या डेफिनेशन होगी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनकंफर्टेबल नहीं बेटा, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल की जो डेफिनेशन है ना वो ये होती है। ठीक हो गया? मजा आया आप लोगों को क्लास में? समझ आ रहा है सबको? अच्छा अब आपने करना एक काम है, आज की क्लास आप लोगों ने ली, सबको चीजें समझ में आ रही हैं? पढ़ने में कोई मुश्किल हो रही है आप लोगों को? चलो टेस्ट से बाहर आ जा सकते हैं। आलियान बेटा आप बता दो मुझे, नेगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन बता दो। ठीक है, तो अब आप जहां जहां पे भी पढ़ते हो ना बेटा, अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर करो, ताकि वो लोग भी तुम्हारी क्लास में आएंगे और पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग सब जितने भी लोग तुम्हारे साथ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, दे आर मतलब कॉम्पिटेंट। सही है, तो उन सब के साथ आपने शेयर करना है, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी आपके साथ इस क्लास में आ जाए, आपको और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ऐसे तो आ ही रहा है मेरे साथ, तो मतलब बातचीत हो ही रही है आपकी।
ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जहां जहां आप लोग पढ़ते हो अपने अपनी चीजों के वो हमारी तरफ से जो है ना वो चीजों को आप शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश ये करो कि आपके दोस्त भी आपके इस क्लास में आ जाए। ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो जाए, आपका भी फायदा हो जाए, आपका फायदा तो हो ही रहा है। ठीक है, ये हमारी एडमिन इस चीज को देख रही है माज, ये आपको जो है ना इंशाल्लाह रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा आलियान बेटा आप माज आपके साथ जो मसला आ रहा है वो ये है कि आप छाजाओं की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, इसलिए आपको नहीं मिल रहा। देखो ये है छाजाओं की स्पेलिंग, ये लिखो बेटा प्ले स्टोर पे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है माज, ठीक है, तो आपने आज से क्या काम करना है बेटा, अपनी इस क्लास की चीजों को अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। उनको बताना है कि भाई छाजाओं पे हम पढ़ रहे हैं तो माशाल्लाह हमें बहुत मजा आ रहा है, हम पढ़ भी अच्छा रहे, पढ़ा भी अच्छा रहे। ठीक है, तो आपने हमारी छाजाओं की जो कंटेंट है ना उसको दूसरों के साथ शेयर करना है। ये आपको लिंक भी देंगे, जो क्लास का हमारा लिंक है उसको भी दूसरों के साथ शेयर करो, ताकि तुम्हारे दोस्त भी इस क्लास में आ जाएं तो और मजा आएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम लोगों से कि तुम लोग एक, अगर तुम एक बच्चे हो तो तुम्हारे साथ 4-5 तुम्हारे दोस्त भी इस क्लास में मौजूद होंगे, हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब 4-5 दोस्त तो आ जाएंगे ना तुम्हारे, इतनी तो दोस्ती होगी, हैं? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, ठीक है, डबल तादाद होनी चाहिए इंशाल्लाह, साथ मिलके पढ़ोगे और मजा आएगा। ठीक है, चलो बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। ठीक है, अभी तुम 8 स्टूडेंट ले आओ। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, चल आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब आते हैं, ये हमारी आज इंशाल्लाह ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट मुलाकात जब होगी तब देखेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, सबसे पहले तो सर अभी आपने रैशनल नंबर हमें बताया, लेकिन आपने हमसे कहा कि सर देखें रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि डिवाइड में जिनको लिखा जाता है वो नंबर कहलाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर is a type of real number which is in the form of p upon q where q is not equal to 0। तो जैसे एक नंबर है p डिवाइड में q, ये q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए ये जीरो नहीं होना चाहिए। सर जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो होता है ना बेटा, तो आप कैलकुलेटर में कभी इसको लिख के देखिए, ये आपसे माजरत कर लेगा। क्या करेगा बेटा, माजरत कर लेगा। क्या माजरत करेगा सर, लिखा हुआ आ जाएगा सिंटेक्स एरर, मतलब कैलकुलेटर इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, तो मतलब ये वो तो माजरत करेगा आपसे। तो आपने इस बात को याद रखना है कि जब भी आप किसी रैशनल नंबर की बात करोगे तो अगला बोलता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है फ्रैक्शन में होगा, लेकिन जब वो फ्रैक्शन में होगा ना बच्चे, तो डिवाइड वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, डिवाइड वाली वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है अगर ये जीरो हो गई तो मामला खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मामला खराब हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बहुत ध्यान से रैशनल नंबर की पहली बात मैंने आपको क्या समझाई, अब हम रैशनल नंबर को डिटेल में पढ़ लें क्योंकि हमने इससे करना है सवाल। और देखो मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाऊंगा, तुम्हारी किताब का सवाल तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कि तुमने टॉपिक पढ़ा, तुम किताब के सवाल, सही है, वो हम खुद से अगर कर दें, कोई हमें कह दे, ठीक है, तो हम जीरो हो जाएगा वो, सही है। तो ये नंबर कभी भी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये 3/2 हो जाए, ये 3/5 हो जाए, सही है, 4/5 हो जाए, बस इस नंबर को कभी नीचे जीरो नहीं रखना, सही है, कभी भी ये वैल्यू जीरो आप नहीं ले सकते। तो ऐसे नंबर जिनके डिवाइड में जीरो आपके पास आ जाए वो नंबर रैशनल नहीं होंगे। सही है, रैशनल के लिए डिवाइड का होना जरूरी है, ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, सही है, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। सही है, तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं एन अपॉन डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो वैल्यू नहीं रख सकता। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो वैल्यू नहीं रख सकता। क्लियर यहां तक बात, चैट नीचे करें। वो नंबर इनफाइनाइट हो जाता है क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। आप कैलकुलेटर में लिख के जरा ट्राई तो कीजिए, कैलकुलेटर है सब बच्चों के पास, कैलकुलेटर कॉपी पेन सामने हो भाई। ठीक है, ये बताओ कि 1/0 जब तुम लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा भाई कि वो कैलकुलेटर तो सिंटेक्स एरर दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है कैलकुलेटर में कौन सा एरर, सिंटेक्स एरर। ये नंबर कोई नंबर नहीं होता, ये अजाब होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रैशनल नंबर के लिए पहली बात क्या है कि डिवाइड में आपके जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ये जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें मैंने एक चीज का इजाफा किया है। क्या इजाफा किया है कि फ्रैक्शन में होगा
लेकिन आपके पास डिवाइड की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ रहा है एरर? हाँ बिल्कुल एरर आएगा। ठीक है, आलियान आप क्या कह रहे हैं बेटा, दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। तो आपको पता है कि भाई जब डिवाइड में 0 आएगा तो कैलकुलेटर क्या देगा, एरर देगा, सर ने बताया था। ठीक है, तो ये अगर आपसे कोई पूछता है, अभी भी जिद्दी लोग होते हैं ना, तो डिवाइड में अगर 0 आ रहा है तो ये कहलाता है इनफाइनाइट। ये क्या कहलाता है, इनफाइनाइट कहलाता है। तो रैशनल नंबर के लिए आप ये याद रखिएगा, मैथ एरर। सही है, हाँ बोलो भाई क्या क्वेश्चन बताओ। समटाइम्स इन साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन, आगे। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डिवाइड वाले 0 की बात कर रहा हूँ। अगर ये लिखा हुआ है ना 2x+3y इक्वल टू 0, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। सही है, तो ये हमारे पास क्या था, रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर में आपके पास ये देखो, ये जिस तरीके से ये नंबर है, मतलब ऊपर भी कोई नंबर हो नीचे भी कोई नंबर हो, बस नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, और ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में हो लेकिन उनके डिवाइड वाली वैल्यू 0 ना हो, या डिनोमिनेटर क्या ना हो, 0 ना हो। ठीक है, हाँ शिफ्ट करवा देते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहली बात क्या है कि अ नंबर हुज डेसिमल पार्ट इज टर्मिनेटेड। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है जैसे इस नंबर को अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो 1/2 का मतलब होता है आपके पास 0.5। इसके डेसिमल पार्ट के बाद क्या हो रहा है भाई, ये डेसिमल पार्ट है इसका, इसके डेसिमल पार्ट के बाद आगे कोई नंबर मौजूद नहीं। सही है, तो डेसिमल पार्ट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आगे नंबर आपको नजर नहीं आएंगे, और कुछ में क्या होता है ये यूं लिखा होता है, ये क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटेड कहलाता है। सही है, नहीं जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ये यूं भी हो सकता है 2/3। सही है, 5/3। बस एक रिस्ट्रिक्शन है, ये नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस बाकी सारा कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम यहीं पे एंड करते हैं भाई। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, अभी इस स्लाइड को नहीं, हम पीछे वाली स्लाइड को देखते हैं। पीछे वाली स्लाइड में हमने क्या कहा कि अ रैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, बस। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके डिवाइड मौजूद हो लेकिन डिवाइड में q की वैल्यू 0 ना हो, उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर बोलते हैं। यहां तक की बात भाई सबको क्लियर है? ठीक है, डन है। तो यहीं से हम अब अगले हफ्ते अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर से ही। और कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में और आ रहा हो तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। और आप लोगों से मैंने एक बात ये कही है कि अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें आप। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।